एपिसोड 6 भूत बंगला। वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल थोड़ा सोचते हुए वीर से कहते हैं, वैसे मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं पर इस तरह नहीं, लेकिन अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अपनी बात में थोड़ा रुककर वो वीर से कहते हैं, वीर बेटा एक रास्ता है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर अचानक एक्साइटेड होते हुए बोला, कौन सा रास्ता अंकल? तब प्रकाश अंकल अपनी दबी आवाज में बोले, मैं तुम्हें ऐसे सब नहीं बता सकता वीर। इस बात पर वीर अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बोला, आप कहना क्या चाहते हो? तब प्रकाश अंकल वीर से बोले, मैं तुम्हारे फोन पर अपनी लैब के कोऑर्डिनेट्स भेजता हूँ, हम कल वहां मिलकर सब बात करते हैं, इसी बहाने तुम मेरी लैब को भी देख लें। अभी प्रकाश अंकल ने अपनी बात खत्म ही की थी कि वीर के फोन जोर से रिंग करता है और वह देखता है कि कोऑर्डिनेट्स इतनी जल्दी आ भी गए हैं। प्रकाश अंकल से बात खत्म करने के बाद वीर को लगा कि उसकी सारी प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगी। यही बात सोचकर वीर अपने बेड पर सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन वीर सुबह जल्दी प्रकाश अंकल से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलता है। वीर को इतनी सुबह सुबह तैयार हुआ देखकर वीर की छोटी बहन कृतिका का मुंह हतोजा से खुला का खुला ही रहा था। वीर अपनी बहन कृतिका की तरफ बिना ध्यान दिए अपनी मां के पास गया और अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोला, मां जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे बाहर जाना है। वीर की आवाज सुनकर वीर की मां ने वीर की तरफ अचानक देखा और वह उसे देखकर बस गिरते गिरते बची। अपनी मां को देखकर वीर आंखों और चेहरे कंफ्यूजन के लुक्स के साथ अपनी मां को देखता। वीर की मां अपनी आंखें मलते हुए कभी उसे तो कभी घड़ी की तरफ देखती। आखिर में जब वह समझ जाती है कि जो कुछ भी वह देख रही है वह सच है, तब वह वीर के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, वीर बेटा तू बीमार तो नहीं है या कहीं तेरे सिर पर चोट तो नहीं लगी? अपनी मां की ऐसी अजीब सी बातें सुनकर वीर अपनी मां से बोला, मां ये क्या कह रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तभी वीर की मां वीर को जवाब देते हुए बोली, मैं सही तो कह रही हूं, अभी 6 बजे हैं और आज से पहले तो तूने 8 या 9 बजे तक अपनी करवट भी नहीं बदली, तो आज तुझे ऐसा क्या हो गया जो इतनी जल्दी जाग गया है? अपनी मां की हाँ में हाँ मिलाते हुए थोड़े मजाकिया अंदाज में वीर की छोटी बहन कृतिका भी बोली, हाँ भैया आज आपको क्या हो गया, कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है? अपनी मां और बहन की बात सुनकर वीर को थोड़ी देर तो समझ नहीं आता कि वह उन दोनों को क्या जवाब दें, पर थोड़ी देर तक वह अपने चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन लिए उन्हें एक टक दिखता रहता है और सोचता है उसका थोड़ा सा बदल जाना या उसकी फैमिली को हार्ट अटैक दे सकता है। फिर अगले ही पल अपने सारे ख्यालों को एक तरफ करते हुए वीर जवाब देते हुए उन दोनों से बोला, वो दरअसल मैं आज अनुराग के पापा प्रकाश अंकल से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मेरी उनकी लैब में नौकरी की बात हुई है, बस इसीलिए मैं आज थोड़ा जल्दी तैयार होकर जा रहा हूँ। वीर की ये बात सुनकर वीर की मां और छोटी बहन की सांस में सांस आई। तब वीर की मां भी वीर से बोली, नौकरी में कोई खतरा तो नहीं है ना बेटा? तब वीर भी अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर अपनी मां की परेशानी को दूर करते हुए बोला कि मां नहीं, नौकरी में कोई खतरा नहीं है, तू मुझे मत बना, मैं प्रकाश भाई साहब से खुद बात करूंगी कि वह हर वक्त तेरे साथ रहे। अपनी आवाज में टेंशन के साथ में वीर की मां वीर से बोली। तब अपनी मां की बात सुनकर वीर को समझ नहीं आता कि वो रिएक्ट कैसे करे। फिर वह भी अपनी मां की परेशानी को अच्छे से जानता था और नहीं चाहती है कि जिस तरह वीर के पिता कार्तिक रंधावा की मौत हुई उसी तरह वीर भी किसी खतरे में पड़े। तब वीर अपनी मां से बोला, मां अब मुझे खाना भी दे दो, मैं लेट हो रहा हूं। वीर की बात सुनकर वीर की मां वीर से बोली, बस 2 मिनट, मैं अभी किचन में से तेरे लिए खाना लेकर आती हूं। इतना कहकर वीर की मां वहां से वीर के लिए खाना लेने के लिए चली जाती। खाना खत्म करने के बाद वीर जल्दी से प्रकाश अंकल की लैब की तरफ निकल पड़ता। रास्ते भर वीर बस यही सोच रहा था कि प्रकाश अंकल इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी लैब कितनी बड़ी होगी। इतना सोचकर वीर की आंखों में तो जैसे चमक से आ जाती है। लैब का ये टूर उसके लिए एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला था और जितना जल्दी हो सके वो वहां उतना जल्दी पहुंचना चाहता था। जब वह प्रकाश अंकल के दिए कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचता है तो वीर देखता है कि वहां बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी। वीर कंफ्यूजन में मन ही मन बड़बड़ाता है, अब मैं इन सब में से प्रकाश अंकल की लैब कौन सी होगी?
उसी वक्त वीर की नजर एक राह चलते आदमी पर पड़ती है। उसने वॉचमैन की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वीर ने उसे रोकते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी। तब वह आदमी वीर की तरफ कंफ्यूजन में देखता है और बोला, जी कहिए। वीर पूछता है, क्या आप इस एड्रेस के बारे में बता सकते हैं? वह आदमी वीर के हाथ में उस एड्रेस पर एक नजर मारता है और अजीब सा मुंह बना लेता है और थोड़ी दूर पर अपने हाथ से एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहां उस तरफ। उस आदमी की बात सुनकर वीर उसके बताएं डायरेक्शन की तरफ एक्साइटेड होते हुए देखता, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बिल्डिंग पर पड़ती है, उसके मुंह से एक्साइटिंग लुक गायब हो जाता है और उसकी जगह वह कंफ्यूज होकर उस बिल्डिंग को देखता रहता। वह बिल्डिंग दिखने में बाबा आदम के जमाने की लग रही थी। हर तरफ से प्लास्टर नीचे गिर रहा था और चारों तरफ से उस बिल्डिंग को जंगली बेलों ने और हरे रंग की काइनेज कर रखा। वह देखने में किसी भूत बंगले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही था। उस बिल्डिंग के सामने एक बड़ा सालों का जंग लगा हुआ टूटा गेट लगा था। वीर को प्रकाश अंकल की बातों से लगा था कि वह बहुत बड़े साइंटिस्ट होंगे और उनकी लैब भी उतनी ही एडवांस्ड होगी, लेकिन इस जगह को देखकर तो लग रहा था कि यहाँ भूतों के अलावा आज तक कोई आया ही नहीं होगा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए वीर की जादुई दुनिया, आपके अपने चैनल नॉवेल ऑडियो सीरीज पर। एपिसोड 7 भूत बंगले का राजा। वह बिल्डिंग दिखने में बाबा आदम के जमाने की लग रही थी। हर तरफ से प्लास्टर नीचे गिर रहा था और चारों तरफ से उस बिल्डिंग को जंगली बेलों ने और हरे रंग की काइनेज से कर रखा था। देखने में किसी भूत बंगले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उस बिल्डिंग के सामने एक बड़ा सा लोहे का जंग लगा हुआ टूटा गेट लगा था। वीर को प्रकाश अंकल की बातों से लगा था कि बहुत बड़े साइंटिस्ट होंगे और उनकी लैब भी उतनी ही एडवांस्ड होगी, लेकिन इस जगह को देखकर तो लग रहा था कि यहाँ भूतों के अलावा आज तक कोई आया ही नहीं होगा। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। वीर ने उस बिल्डिंग को देखते हुए मन ही मन सोचा। उसके बाद वीर उस बिल्डिंग की तरफ चल दिया। उस बिल्डिंग के सामने पहुंचकर वीर ने उस बड़े से लोहे के बने गेट को धक्का दिया। गेट एक कान को फाड़ देने वाली कर्कश की आवाज के साथ खुल गया। वीर अपने कान पर हाथ रखते हुए बोला, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, डोरबेल की भी जरूरत नहीं है, गेट की आवाज ही काफी। इतना कहकर वीर अंदर चला गया। अंदर जाकर वीर देखता है वहां बड़ी बड़ी बुक शेल्फ पर धूल से सनी हुई किताबें रखी हुई है। पूरे घर में से बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही थी। ये सब देखकर वीर ने सोचा, यहाँ आकर मैं कहाँ फंस गया, मैं तो घर पर ही ठीक था। उसके बाद में वीर प्रकाश अंकल को आवाज लगाने के लिए पीछे मुड़ते हुए अपना मुंह खोला ही था कि तभी वीर के मुंह से चीख निकल गई। पीछे प्रकाश अंकल उसके पास ही खड़े थे। उन्हें देखकर वीर अपनी तेज हो चुकी धड़कनों को शांत करते हुए बोला, अंकल मेरी जान लोगे क्या? वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल बोले, अब मैंने क्या किया? उनकी बात सुनकर वीर चिल्लाते हुए बोला, तो इस भूत बंगले में मेरे पीछे ऐसे भूतों की तरह आकर आप क्या करना चाहते थे? वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल हंसते हुए बोले, चलो कोई बात नहीं बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमजोर दिल के हो। प्रकाश अंकल की ये बात सुनकर वीर को समझ नहीं आता कि वह रिएक्ट कैसे करे। वह अपने चेहरे पर अजीब से भाव के साथ थोड़ी देर तक प्रकाश अंकल को घूरता रहा। फिर प्रकाश अंकल से बोला, क्या आपने मुझे यहाँ पर डराने के लिए ही बुलाया है? वीर की बात सुनकर प्रकाशन अपनी बढ़ाई करते हुए बोले, तू चिंता मत कर वीर पुत्र, तेरी हर परेशानी का हल है इस प्रकाश के पास। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर भी बोला, ठीक है अंकल, अब मेरी परेशानी का उपाय भी बता दीजिए। ऐसे नहीं वीर लैब में घूमते हुए बात करते हैं। वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल वीर से बोले और फिर वह आगे बढ़कर वीर के पीछे की तरफ रखी हुई है धूल भरी लाल रंग की बुक को अपनी जगह से हल्का सा बाहर की तरफ खींच देते हैं। उनके ऐसे करते ही अचानक वह बुक सेल्फ साइड में हट जाती है और वहां उस बुक सेल्फ के पीछे एक लिफ्ट का दरवाजा दिखाई देता है। वीर इसे देखकर तो जैसे एक ही जगह पर खड़े खड़े जम जाता है। वीर ने तो यह सोचा भी नहीं था कि इस पुरानी से बिल्डिंग में ऐसी कोई अजीब सी जगह भी होगी। बस उसी वक्त प्रकाश अंकल एक बटन दबाते हैं और लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। लिफ्ट का गेट खुलते ही प्रकाश अंकल लिफ्ट पर चढ़ जाते हैं। उन्हें लिफ्ट में चढ़ा देखकर फिर वीर भी उनके पीछे पीछे लिफ्ट में चढ़ जाता। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते हैं। लिफ्ट तेजी से जमीन में नीचे की तरफ जाने लगता। कुछ देर के बाद लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुलता है। तब वीर अपने सामने की चीजों को देखकर जैसे जम सा जाता है।
कुछ देर के लिए तो वह सांस लेना भी भूल कर जाता। वीर के सामने एक बड़ी सी लैब थी। इसके अंदर कई ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई थी। साथ ही वहां कई रोबोट्स भी काम कर रहे थे। वहां कई तरह के केमिकल्स रखे हुए थे, जिनमें से कुछ में से तो व्हाइट रंग का धुआं भी निकल रहा था। दीवारों पर बड़े बड़े टीवी लगे हुए थे। पास ही में और भी कई बड़े बड़े कंप्यूटर्स रखे हुए थे। वीर ने अपनी आंखें मली और एक बार लैब को ध्यान से देखा और फिर उसने अपनी आंखों से घूरते हुए प्रकाश अंकल की तरफ देखा। अपनी तरफ वीर को ऐसे देखते हुए देखकर प्रकाश अंकल थोड़ा असहज होते हुए वीर से बोले, क्या हुआ वीर, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तब वीर एक बार फिर पूरी लैब को एक नजर देखते हुए पूछता है, आपके पास इतनी बड़ी लैब है पर फिर भी इसे उस भूत बंगले के नीचे इस तरह छुपा कर रखा है, और साथ में मैंने जब आपसे पैसे मांगे तब आपने पैसे भी देने से मना कर दिया। ने ऐसा क्यों किया? तब वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल बोले, यह लैब मुझे दरअसल सरकार की तरफ से एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए मिली है, और ये सारी जो करोड़ों के एडवांस्ड इक्विपमेंट्स तुम देख रहे हो, ये सब भी सरकार की तरफ से नहीं मिले हैं। मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस इस लैब में एक जॉब ही दिलवा सकता हूं। तभी प्रकाश अंकल को एक मशीन के बीप करने की आवाज आती। प्रकाश अंकल जल्दी से बोले, तुम लैब देखो, मैं अभी आया। इतना कहकर प्रकाश अंकल वहां से तेजी से भागते हुए एक कंप्यूटर की तरफ निकल जाते हैं। वीर प्रकाश अंकल को जाते देख थोड़ा कंफ्यूज होते हुए देखता है, लेकिन वह फिर इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वह लैब में घूमने लगता। थोड़ी देर बाद वीर को प्रकाश अंकल की आवाज सुनाई दी, तो फिर मुझे बताओ, तुम्हें मेरी लैब कैसी लगी? प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर उन्हें अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए जवाब देते हुए बोला, यह तो बहुत ही एडवांस्ड है और अच्छी भी है। वैसे मैंने तुम्हें यहां जॉब करने के लिए बुलाया था। मैंने अपने सीनियर से बात करके सैलरी भी अलाट करवा दी है। तुम चाहो तो अभी से ज्वाइन कर सकते हो। प्रकाश अंकल वीर से बोले, आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए वीर की जादुई दुनिया आपके अपने चैनल नॉवेल ऑडियो सीरीज पर। एपिसोड 8 मैजिकल पावर्स। वैसे मैंने तुम्हें यहां जॉब करने के लिए बुलाया था। मैंने अपने सीनियर से बात करके सैलरी भी 1 लाख करवा दी है। तुम चाहो तो अभी से ज्वाइन कर सकते। प्रकाश अंकल वीर से बोले। वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर उन्हें अजीब तरीके से देखते हुए बोला, आप जानते हैं ना कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आपकी इस जॉब से मुझे अपना कर्ज चुकाने में पूरे 52 साल और 8 महीने लग जाएंगे, अगर मैं कोई खर्च नहीं करूं तो। वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल वीर से बोले, मैं जानता हूं, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे लिए बस यही कर सकता हूं। यह सुनकर वीर उनसे बोला, कोई तो रास्ता होगा। वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल थोड़ा सोचते हुए एक गहरी सांस लेते हैं और फिर वीर से बोले, वैसे एक रास्ता तो है, लेकिन उसमें खतरा भी बहुत है। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर कुछ देर सोचने के बाद वीर प्रकाश अंकल से बोला, मैं तैयार हूं। इस काम के लिए जितना भी खतरा हो मैं करूंगा, बस आप ये बात मां को मत बताइएगा, वह यूं ही बेवजह परेशान होगी। वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल बोले, आज तुम्हारे पिता कार्तिक जिंदा होते तो तुम पर बहुत गर्व करते। मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली का मैं हमेशा ध्यान रखूंगा, लेकिन आज तुम्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूं कि वह भी यही चाहते होंगे। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर भावुक हो गया और वो प्रकाश अंकल को गले से लगाते हुए बोला, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, वैसे काम क्या है? प्रकाश अंकल तुरंत बोले, हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। वीर भी प्रकाश अंकल की बात पर अपना सर में हिलाता है। फिर प्रकाश अंकल अपनी बात को जारी रखते हुए बोले, असल में हमारी सरकार ने हमसे कुछ बहुत ही जरूरी बातें छुपाई है। हमारे प्लेनेट पर कई जगहों पर मिशन चलाए जाते हैं। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर उनसे हैरानी के साथ पूछने लगा, लेकिन वह मिशंस होते किस तरह के? वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल एक गहरी सांस लेते हैं और वीर को बताते हुए बोले, ये बात करीब 62 साल पुरानी है, जब हमारी आकाशगंगा के सभी 9 ग्रहों से एस्ट्रॉयड टकराए थे। तब जनसंख्या के ज्यादा नहीं होने से ये बात सरकार की तरफ से दबा दी गई थी। इन एस्ट्रॉयड की बारिश को हम एस्ट्रॉयड अटैक बोले। प्रकाश अंकल की ये सब बातें सुनकर वीर कंफ्यूजन में प्रकाश अंकल से बोला,
अंकल ये तो मैं जानता हूं, पर आप मुझे मिशन के बारे में बता रहे थे और अब क्या एस्ट्रॉयड की बातों को लेकर बैठ गए? सीधे पॉइंट पर आइए ना। वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल उसे जवाब देते हुए बोले, वीर बेटा वही सब बता रहा हूं, इन्हीं बातों की वजह से ये सभी मिशन की शुरुआत हुई थी। प्रकाश अंकल पर वह कैसे? वीर क्यूरियस होते हुए प्रकाश अंकल से पूछता है। तब प्रकाश अंकल उसकी बात का जवाब देते हुए बोले, जो एस्ट्रॉयड अपने प्लेनेट से टकराए थे वह वैसे रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मिलकर बने थे। जब वह हमारे प्लेनेट से टकराए थे तब उन सभी सब्सटेंसेस में हीट और प्रेशर के चेंज होने से रिएक्शंस होने लगी। उन रिएक्शंस की वजह से बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेडिएशन निकली थी, जिस वजह से वहां के एनिमल्स और प्लांट्स के डीएनए में म्यूटेशन आ गया था। वहां के प्लांट और एनिमल्स की शारीरिक, मानसिक और बाकी लाइफ फंक्शंस में काफी ज्यादा बदलाव आया। इस म्यूटेशन की वजह से कुछ एनिमल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गए तो वहीं कुछ बहुत ही ज्यादा कमजोर। प्रकाश अंकल की आंखों में ये सारी बात बताते हुए एक अलग ही चमक थी, मानो उन्होंने कोई चमत्कार देखा हो। वो थोड़ा रुकने के बाद फिर बोले, ये म्यूटेटेड एनिमल्स जिस जोन में रहते हैं उन्हें हमने अलग अलग नाम दिए हैं। सबसे पहले जहां सबसे वीक एनिमल रहते हैं उस जोन को हम कंट्री जोन बोलते हैं। वही कंट्री जोन में 7 किलोमीटर आगे जहां थोड़े ज्यादा पावरफुल एनिमल से मिलते हैं उनको हम प्राइमरी जोन बोलते हैं। ऐसे ही कई जोन हैं जहां पावरफुल एनिमल्स मिलते हैं। उसके बाद प्रकाश अंकल वीर की तरफ देखते हैं जो उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। प्रकाश अंकल ने फिर से बोलना शुरू किया, वीर ये मिशंस इसीलिए चलाए जाते हैं ताकि हम उन म्यूटेटेड एनिमल्स का शिकार कर सके और उन्हें रेजिडेंशियल इलाके में आने से रोक सके। अगर वह रेजिडेंशियल एरियाज में आ जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा जान माल की हानि होगी, बहुत से लोगों की जान चली जाएगी। वीर प्रकाश अंकल से बोला, हम उन जानवरों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? तब प्रकाश अंकल मुस्कुराते हुए बोले, मैजिकल पावर से। वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर हैरानी से बोला, मैजिकल पावर? कैसी मैजिकल पावर? प्रकाश अंकल बताते हैं, वीर तुम्हारी लैंग्वेज में तो ये मैजिकल पावर पूरी तरह से फिल्मों के जैसा है और उनसे थोड़ा अलग। प्रकाश अंकल कंफ्यूजन के साथ अरे वीर की तरफ देखते हैं और वीर के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर प्रकाश अंकल वीर को समझाते हुए बोले, वीर असल में हमारे पास जितनी जानकारी है उसके अनुसार जब उन जानवरों में म्यूटेशन आया था तब उन्हें बहुत सी पावर से मिली थी। जैसा कि हर कोई जानता है कि किसी का भी शरीर हो, चाहे वह एनिमल्स का हो या प्लांट्स का, वह कुछ एलिमेंट से मिलकर ही बना हुआ होता है, जैसे विंड, फायर, लाइटनिंग, सॉइल, वाटर आदि। लेकिन अंकल इन बातों को उनकी पावर से क्या लेना देना? प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर उनसे बीच में ही पूछने लगा। प्रकाश अंकल तुरंत बोले, मतलब है वीर, मतलब है उन एस्टेरॉयड से निकली रेडिएशन की वजह से कुछ जानवर पावरफुल हो गए हैं जिन्हें हम म्यूटेटेड जानवर बोले। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो नेचुरल एलिमेंट्स को भी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। तभी वीर प्रकाश अंकल को बीच में ही टोकते हुए बोला, अंकल मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ। वीर प्रकाश अंकल गहरी सांस लेते हुए बोले और फिर कुछ उदाहरण देते हुए कहने लगे, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सुपर हीरो फिल्म में होता है। हम इन जानवरों को म्यूटेटेड बीस्ट बोलते हैं। ये अपनी मर्जी से कई तरह के एलिमेंट्स को काबू करके अपने दुश्मनों पर हमला करके उन्हें खत्म करने में सक्षम हो सकते हैं। तब वीर उत्सुकता के साथ प्रकाश अंकल से पूछने लगा, अगर ये जानवर, मेरा मतलब म्यूटेटेड बीस्ट, इतनी ज्यादा ताकतवर है तो हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते? तब वीर के सवालों का जवाब देते हुए प्रकाश अंकल बोले, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी भी एलिमेंट से मिलकर ही बनी है और हम अगर अपने अंदर की एलिमेंटल पावर को जगा ले तब हम भी एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते। ये एक तरह से जादू ही है। ये सब सुनकर वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह रिएक्ट कैसे करे। ये सब जानकर वीर भी जल्द से जल्द एलिमेंट्स पर काबू करना सीखना चाहता था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए वीर की जादुई दुनिया आपके अपने चैनल नॉवल ऑडियो सीरीज पर। एपिसोड 9 फोक्स। तब वीर के सवालों का जवाब देते हुए प्रकाश अंकल बोले, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी भी एलिमेंट से मिलकर ही बनी है
और हम अगर अपने अंदर की एलिमेंटल पावर को जगा लें तब हम भी एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक तरह से जादू ही है। ये सब सुनकर वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह रिएक्ट कैसे करे। ये सब जानकर वीर भी जल्द से जल्द एलिमेंट्स पर काबू करना सीखना चाहता। वैसे तो इन सब चीजों को सीखने के लिए जिस ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लेकिन उन सब बातों में बहुत समय लग जाएगा और हमारे पास समय नहीं है। प्रकाश अंकल वीर से बोलते, तो कोई तो दूसरा रास्ता होगा ना अंकल। वीर प्रकाश अंकल से बोला। वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल बोले, तुम उन सब बातों की चिंता मत करो, वो मैं सब कर दूंगा। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे हाई स्कूल की पढ़ाई जल्द ही खत्म होने वाली है। उसके बाद मैं तुम्हें सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन दिलवा दूंगा। ये सुनकर वीर प्रकाश अंकल से पूछता है, सिटी इंटरनेशनल कॉलेज ही क्यों? मैं तो किसी भी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता हूँ, और जहां तक मुझे पता है इस कॉलेज में सिर्फ बहुत ही बड़े और अमीर खानदान के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। हाँ वीर, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। वैसे भी अगर तुम्हें म्यूटेंट जोन में जाना है तो उसके लिए ट्रेनिंग की भी जरूरत होगी। प्रकाश अंकल वीर से कहते हैं। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर उनसे बोला, इसका मतलब उस कॉलेज में मुझे ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तब प्रकाश अंकल वीर से कहते हैं, हाँ वीर, वैसे तो सिटी इंटरनेशनल कॉलेज बाकी कॉलेजों जैसा ही है, पर वहां सीक्रेटली तुम्हें और तुम्हारे जैसे दूसरे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि तुम्हें म्यूटेंट जोन में ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर बोला, पर अंकल मैं तब तक क्या करूंगा? वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल एक गहरी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं, वीर तब तक तुम ध्यान लगाओ, क्योंकि अगर तुम म्यूटेंट जोन में जाना चाहते हो तब तुम्हें अपनी एलिमेंटल पावर्स को जगाना हो। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर उनसे पूछता है, लेकिन अंकल मेरी एलिमेंटल पावर्स का ध्यान लगाने से मतलब? प्रकाश अंकल जवाब देते हुए कहते हैं, वीर मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में चले भी जाते हो तब भी जब तक तुम अपनी एलिमेंटल पावर्स को जगा नहीं लेते तब तक तुम्हें आगे की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी और उन सब में बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा, और इसीलिए तुम्हें पहले एलिमेंटल पावर्स को जगाना होगा। वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर उनसे पूछता है, तो अंकल मैं अपनी एलिमेंटल पावर्स को कैसे जगा सकता हूं? प्रकाश अंकल वीर का सवाल सुनकर वीर को बताते हुए बोले, वीर तुम अभी ये सब नहीं समझ सकते हो, इसीलिए अभी तुम वही करो जो मैं तुमसे करने के लिए कहता हूं। ये सुनकर वीर प्रकाश अंकल से पूछता है, मुझे क्या करना होगा अंकल? प्रकाश अंकल वीर को बताते हुए बोले, तुम मेरे साथ आओ। वीर भी प्रकाश अंकल से बिना सवाल किए उनके पीछे पीछे चल देता है। थोड़ी देर बाद प्रकाश अंकल वीर को अपनी लैब में ही एक रूम में लेकर आते। वीर वहां देखता है कि पूरा कमरा खाली था। उस कमरे में कुछ था तो वह वहां उस कमरे के बीचों बीच रखा हुआ एक फुटबॉल के जितना बड़ा एक पत्थर था। अभी वीर ये सब देखकर कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी प्रकाश अंकल वीर को उस पत्थर के सामने बिछी हुई मेट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वीर जाओ उस मेट पर जाकर अपने पैरों को मोड़कर बैठ जाओ और जैसा मैं कहूं करते जाओ। वीर प्रकाश अंकल की बात मानते हुए उस मेट पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो प्रकाश अंकल से पूछता है, अंकल आप आखिर मुझसे करवाना चाहते हो? तब प्रकाश अंकल वीर के सवालों का जवाब देते हुए बोले, वीर मैं तुम्हारी एलिमेंटल पावर्स को जगाने में मदद कर रहा हूं। अगर कोई भी अपने दिमाग को एक जगह बिना ध्यान भटकाए कंसंट्रेट करे तब वो किसी भी एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है। अब मैं जैसा कहूं वैसा करते जा। वीर भी अपना हाँ में हिला देता है। फिर प्रकाश अंकल वीर से आगे कहते हैं, अब तुम अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर ध्यान लगाने की कोशिश करो। तुम जिस एलिमेंट पर फोकस करोगे और जो एलिमेंट तुम्हारे लायक होगा तब वह अपने आप तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगेगा। वीर अब तुम बिना समय गवाए ध्यान लगाना शुरू कर सकते हो। इतना कहकर प्रकाश अंकल वीर से थोड़ी दूरी पर शांति से जाकर खड़े हो जाते हैं ताकि ध्यान लगते वक्त वीर का ध्यान किसी भी आवाज से न भटके। वीर भी आंखें बंद करके अपना ध्यान लगाने लगता है। जब वीर ध्यान लगा रहा था तब उसने महसूस किया कि मेडिटेट करते समय उसका पूरा शरीर ताजगी महसूस कर रहा था और उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे उसका दिमाग और भी ज्यादा तेज होने लगा हो, लेकिन यह सब बहुत ही धीरे धीरे हो रहा था।
आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए वीर की जादुई दुनिया आपके अपने चैनल नॉवल ऑडियो सीरीज पर। एपिसोड 10 मिस्टीरियस पेंडेंट। जब वीर ध्यान लगा रहा था तब उसने महसूस किया कि मेडिटेट करते समय उसका पूरा शरीर ताजगी महसूस कर रहा और उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे उसका दिमाग और भी ज्यादा तेज होने लगा हो। लेकिन यह सब बहुत ही धीरे धीरे हो रहा था। शायद इसलिए ऋषि मुनि अपना ज्यादातर समय ध्यान लगाने में ही उपयोग करते। प्रकाश अंकल भी वीर को ध्यान लगाते हुए देख रहे थे। वह वहां इसीलिए थे ताकि जब वीर अपनी एलिमेंटल पावर्स को जगाए तब वह देख सके कि वीर ने किस एलिमेंट को जगाया है। वीर ने बहुत देर बाद अपनी आंखें खोली। इस समय वीर अपने पूरे शरीर को बहुत ही ज्यादा फ्रेश महसूस कर रहा था। तभी वीर देखता है कि प्रकाश अंकल उसके सामने बैठे हुए खाना खा रहे थे। तब उसने प्रकाश अंकल से पूछा, अंकल आप यही हो? वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल खाना खाते हुए जवाब देते हैं, हाँ वीर, मैं यही देख रहा था कि तुम कौन से एलिमेंट को जगाते हो। वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोलता है, अंकल फिर बताइए मैंने कौन सा एलिमेंट जगाया? हम वैसे वीर तुमने अभी तो कोई एलिमेंट नहीं जगाया है, लेकिन अगर तुम और मेहनत करो तो हो सकता है कि तुम बहुत ही जल्द कोई न कोई एलिमेंट जगा लो। वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल एक गहरी सांस लेते हुए उसे जवाब देते। फिर वीर प्रकाश अंकल से बोलता है, अंकल मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, मां घर पर परेशान हो रही होगी। प्रकाश अंकल भी वीर को जाने के लिए कह देते हैं। घर पहुंचकर वीर सीधे अपने कमरे में चला जाता है। बेड पर लेटे हुए वीर आज प्रकाश अंकल की बताई हुई बातें ही सोच रहा था और अपनी एलिमेंटल पावर्स को जगाने का सोचकर वीर थोड़ी देर बाद अपने बेड से उठता है और खाना खाने के बाद अपने रूम में ध्यान लगने की कोशिश करता है। लेकिन आज दिन भर की भाग दौड़ की थकान के कारण वह मेडिटेट नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वह आराम करने के लिए अपने बेड पर सो जाता है। आध घंटे बाद वीर की आंखें खुलती है। कई बार हम किसी भी नई बात को जानकर ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। यही अभी वीर के साथ भी हो रहा था। आखिर वीर भी इतना सब जानकर ऐसे कैसे आराम से सो सकता? इसीलिए वह एक बार फिर अपने कमरे में ही ध्यान लगाने लगता है। लेकिन उसे एक बार फिर से ध्यान लगते वक्त वही परेशानी आने लगती। इसीलिए वह हवेली की छत पर जाकर बैठ जाता। वहां रात की ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उस ताजी हवा और शांत वातावरण में वीर को एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा। आज से पहले वीर कभी भी रात के समय इस तरह बाहर नहीं निकला था और अगर निकला भी था तब कभी इस एनवायरनमेंट पर ध्यान ही नहीं किया। वीर तब वहां पर अपने दोनों पैरों को मोड़कर बैठ जाता है और ध्यान लगाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वीर के गले में पहना हुआ पेंडेंट वाइब्रेट करने लगता। ये वही पेंडेंट था तो वीर के पापा आखिरी बार वीर के बर्थडे के लिए गिफ्ट के लिए लेकर आए थे। वीर भी उस पेंडेंट को अपने पिता की आखिरी निशानी के तौर पर तभी से पहने हुए था। वह पेंडेंट दिखने में सफेद रंग का और बहुत ही सुंदर था। अगर कोई उसे ध्यान से ना देखे तो वह तो उसके लिए कोई मामूली सा पेंडेंट ही लगता, लेकिन अगर कोई उसे ध्यान से देखे तो उसकी डिजाइन कुछ ज्यादा ही अजीब थी। जब वीर को अपने गले में पेंडेंट हिलते हुए महसूस होता है तब वह अपनी आंखों खोलकर अपने पेंडेंट की तरफ देखता है और सोचता है अब इसे क्या हो गया और ये ऐसे अपने आप कैसे हिल सकता है। वीर के अपने ध्यान से बाहर आकर उस पेंडेंट की तरफ देखते ही वो पेंडेंट भी हिलना कम कर देता। अब जब वीर उस पेंडेंट की तरफ देखता है तब वह पाता है कि वह पेंडेंट वाइब्रेंट नहीं कर रहा। तब वीर ये सोचता है कि उसे कोई भ्रम हुआ होगा, इसीलिए वह ध्यान लगाना आगे जारी रखता। थोड़ी देर बाद वीर के गले में उस पेंडेंट में से एक सफेद रोशनी बहुत तेजी से निकलना शुरू हो जाती है। वह सफेद रोशनी वीर के आसपास किसी चंद्रमा के प्रकाश की तरह बिखर जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वह आपस में मिलकर वीर के अंदर जाकर समा जाती है। वीर को भी अपने अंदर ताजगी का एहसास होता है, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देता है। कुछ देर बाद वीर का पेंडेंट पिछली बार की ही तरह चमकना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार वह सफेद नहीं बल्कि पर्पल में चमकना शुरू कर देता है। उस पेंडेंट के आसपास बिजली के कुछ स्पार्क्स भी दिखाई दे रहे। असल में वह स्पार्क्स सिर्फ पेंडेंट ही नहीं बल्कि वीर के भी आसपास दिखाई दे रहे।
फिर वह सब पहले की ही तरह एक दूसरे में मिलकर वीर के अंदर जाकर समा जाते। वीर भी अपने अंदर एक अजीब सी ताकत को महसूस कर पा रहा था। कुछ देर बाद वीर अपनी आंखें खोलता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए वीर की जादुई दुनिया आपके अपने चैनल नॉवल ऑडियो सीरीज एपिसोड 11 चक्करा। और लाइटनिंग के स्पार्क सिर्फ पेंडेंट ही नहीं बल्कि वीर के भी आसपास दिखाई दे रहे थे। फिर वह सब पहले की ही तरह एक दूसरे में मिलकर वीर के अंदर जाकर समा जाते हैं। वीर भी अपने अंदर एक अजीब सी ताकत को महसूस कर पा रहा था। कुछ देर बाद वीर अपनी आंखें खोलता है और फिर दिन भर की थकान के कारण अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन वीर सुबह सुबह ही अपने घर के गैराज में अपने पिता की उसी कार को ठीक करने की कोशिश करने लगता है जिसे वो और उसके पिता मिलकर बनाया करते। दरअसल वीर जब कभी भी खुश होता या उदास होता या फिर जब कभी भी उसे उसके पिता कार्तिक की याद आती थी तब वह इस गैराज में आकर वह अपने पिता की इस कार को ठीक करने लगता था। वह जब भी इस कार के आसपास होता था तब उसे ऐसा लगता जैसे कि उसके पिता उसके साथ ही हो। आज भी वीर वहां पर कल प्रकाश अंकल की बताई बातों के कारण ही था। वीर के पिता कार्तिक के जाने के बाद वीर और उसके परिवार ने बहुत सी परेशानियों का सामना किया और अब प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर को लगने लगा था कि वह उन सभी परेशानियों को हल कर सकता है। वीर अपने पिता की कार पर हाथ फेरते हुए कहता है, पापा मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द मैं माँ और कृतिका की सभी परेशानियों को दूर कर दूंगा और वो जल्द ही पहले जैसी खुशहाल जिंदगी जिएंगे। वीर एक गहरी सांस लेता है और आगे कहता है, वैसे प्रकाश अंकल का बताया तरीका खतरनाक है। कोई नहीं जानता कि म्यूटेंट जोन में कौन सा खरा कहां पर मिल जाए, पर मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। इतना कहकर वीर खाना खाने के बाद फिर से प्रकाश अंकल की लैब में चला जाता। वीर जैसे ही वहां पहुंचता है तब प्रकाश अंकल वीर को देखकर कहते हैं, वीर बेटा तुम आ गए। तब वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर कहता है, कैसे नहीं आता अंकल, वैसे भी हमारे पास समय कहाँ है। तब प्रकाश अंकल वीर की बात सुनकर वीर से कहते हैं, ठीक है फिर चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर वह अपना सर हौ में हिलाता है और प्रकाश अंकल के पीछे पीछे फिर से उसी कमरे में चला जाता है। वहां पहुंचकर वीर अपने पैरों को मोड़कर एक बार फिर से वही जमीन पर बैठ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह ध्यान लगाने के लिए अपनी आंखें बंद करता, इससे पहले ही प्रकाश अंकल वीर से कहते हैं, रुको वीर, इस तरह से तो तुम अपनी एलिमेंटल पावर्स को नहीं जगा पाओगे। फिर अपना सर खुजाते हुए वीर प्रकाश अंकल से पूछता है, तो फिर अंकल मैं क्या करूं? तब प्रकाश अंकल वीर को जवाब देते हुए कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो वीर, तुम्हें अपने सभी चक्रों को एक जगह पर फोकस करना होगा। चक्रों को वीर अपना सर खुजाते हुए पूछता है। वीर का मुंह देखकर प्रकाश अंकल एक गहरी सांस लेते हैं और वीर से कहते हैं, वीर चक्रों को, पर कैसे चक्र अंकल? वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर उनसे पूछता है। प्रकाश अंकल वीर को जवाब देते हुए कहते हैं, हमारे पुराणों में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य में 7 चक्र होते हैं। क्या कल आपने 7 चक्र? वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर उत्सुकतावश पूछता है। तब प्रकाश अंकल वीर को जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ सर, पुराणों में कहा गया है, पहला हमारी कमर और नाभि के नीचे नीचे होता है जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। यह हमारी जिंदगी को दर्शाता है। वही दूसरा चक्र हमारी नाभि पर होता है जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहा जाता है। यही से हमारे शरीर की सारी व्यवस्था या कहे तो हमारा पूरा शरीर नियमानुसार चलता। तभी वीर प्रकाश अंकल से पूछता है, अंकल बाकी के 5 चक्र कहाँ होते? तब प्रकाश अंकल वीर से कहते हैं, बताता हूँ वीर, पहले सांस तो लेने दो। उसके बाद प्रकाश अंकल एक गहरी सांस लेते हैं और अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं, हमारे शरीर में तीसरा चक्र मणिपुर चक्र होता है जो कि हमारी नाभि से ऊपर और छाती के नीचे की तरफ होता है। यह हमारे शरीर में बुद्धि का प्रतीक होता है। वही हमारी छाती के बीचों बीच अनाहत चक्र मौजूद होता है जो हमारे शरीर में प्यार को दर्शाता है। वही 5वां चक्र विशुद्धि चक्र होता है जो कि हमारे गले में विद्यमान होता है, जो कि हमारे शरीर में ताकत का प्रतीक माना जाता है। वही 6 चक्र आज्ञा चक्र होता है जो हमारी दोनों आंखों की भौहों के बीच में होता है, जो कि इमेजिनेशन मतलब कल्पना का प्रतीक होता है। वही 7वां और सबसे जरूरी चक्र सहस्त्रार चक्र होता है
जो कि हमारे मस्तिष्क में होता है, जो कि हमारे शरीर में समझ और इच्छा का प्रतीक होता है। वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर उनसे कहता है, लेकिन अंकल, इन सब बातों का मेरी एलिमेंटल पावर से क्या मतलब? वीर के सवाल सुनकर प्रकाश अंकल वीर को जवाब देते हुए बोलते हैं, मतलब है वीर, मतलब है, क्योंकि यही वो चक्र है जिन पर तुम्हें ध्यान लगाना है। यही चक्र तुम्हें कि तुम्हारे पिता की ही तरह एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में मदद करे। एक मिनट अंकल, अभी आपने क्या कहा? मेरे पिता की ही तरह? वीर कंफ्यूजन में प्रकाश अंकल से पूछता है। वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल के चेहरे का सारा रंग बदलने सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो और जैसे ये बात उन्हें वीर के सामने नहीं करनी चाहिए थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए वीर की जादुई दुनिया, आपके अपने चैनल नॉवेल ऑडियो सीरीज पर। एपिसोड 12 लाइटनिंग एलिमेंट। वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल के चेहरे का सारा रंग बदलने सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो और जैसे ये बात उन्हें वीर के सामने नहीं करनी चाहिए। तभी वीर प्रकाश अंकल पर दबाव बनाते हुए पूछता है, बताइए ना अंकल, मेरे पापा की तरफ से आपका क्या मतलब है? तब प्रकाश अंकल थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं, वीर, दरअसल तुम्हारे पिता भी म्यूटेंट जोन में मिशन पर ही काम किया करते थे। वह बहुत ही ताकतवर योद्धा हुआ करते। एलिमेंट्स को कंट्रोल करना तो उनके बाएं हाथ का खेल हुआ करता। अपने चेहरे पर एक खुशी की चमक लाते हुए प्रकाश अंकल एक गहरी सांस लेते, जैसे वह अपनी किसी बहुत ही पुरानी और अच्छी यादों के बारे में याद कर रहे हो। उस समय वीर प्रकाश अंकल के चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान को देखकर बड़े आराम से ये बात सकता था कि उस बारे में सोचकर वह कितने खुश है। वीर प्रकाश अंकल की सोच में खलल डालते हुए उनसे पूछता है, अंकल, अपने बताया कि डैड कई एलिमेंट्स को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेते, तो उन्होंने कुछ सा एलिमेंट जगाया था। प्रकाश अंकल वीर की बात सुनकर अपनी यादों से बाहर आते हुए कहते हैं, वीर, तुम्हारे पिता कई एलिमेंट्स को काबू में करना जानते थे और उन्होंने तो कई म्यूटेटेड बीस्ट्स को अकेले ही अपने दम पर खत्म किया था। उन्होंने जब अपना पहला एलिमेंट जगाया था, वह एक नहीं बल्कि 2 एलिमेंट्स थे। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर उत्सुकता में पूछता है, 2 एलिमेंट्स अंकल, पर वो कौन से थे? वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल वीर को जवाब देते हुए बोलते हैं, जो एलिमेंट कार्तिक ने जगाए थे उनमें से पहला था विंड एलिमेंट और दूसरा था लाइटनिंग एलिमेंट। इतना कहकर प्रकाश अंकल वीर के चेहरे के बदलते भाव देखते हैं और फिर गहरी सांस लेते हुए आगे कहते हैं, वीर, अगर तुम भी अपने पिता कार्तिक की ही तरह ताकतवर बनना चाहते हो, फिर तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर उनसे बोलता है, अंकल, मैं भी अपने डैड की ही तरह बनना चाहता हूँ, अपने पिता के जैसा, लेकिन उनसे और भी ज्यादा बेहतर क्यों नहीं? प्रकाश अंकल वीर को बीच में ही टोकते हुए कहते हैं। वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। प्रकाश अंकल वीर के चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशंस को देखते हुए कहते हैं, वीर, जिंदगी में कुछ भी हो, हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा हमारा 100% देना चाहिए। यही कारण है कि तुम तुम्हारे पिता के जाने से पहले क्लास में टॉप करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य से भटककर दूसरी चीजों पर चला गया, इससे तुम्हारे मार्क्स भी गिरते चले गए और तुम फिर टॉपर से एक कमजोर स्टूडेंट बनकर रह गए। मेरी एक बात को हमेशा याद रखना वीर, ये दुनिया तुम्हें सफल होने से रोकेगी, लेकिन अगर तुम तुम्हारी कोशिश को जारी रखते हो, one दिन तुम तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त जरूर कर लोगे। ये दुनिया का नियम है, लोग सफल लोगों के पीछे घूमते हैं, लेकिन वह दूसरे लोग जो सफल होने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगातार पीछे की तरफ खींचते रहते हैं और उन्हें उल्टी सीधी बातें बताकर उनका आत्मविश्वास भी कम करते रहते हैं। दुनिया बहुत ही खुदगर्ज हो चुकी है, इसीलिए आजकल सभी लोग सफल लोगों की सफलता को ही देखते हैं, लेकिन उन्होंने सफल होने से पहले जो मुसीबतें और असफलताएं उठाई हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और उनकी सफलता को भी वह किस्मत का टैग दे देते। प्रकाश अंकल अपनी बात में थोड़ा रुकते हैं और गहरी सांस लेते हुए आगे कहते हैं, वीर, चलो, ये सब बातें तो तुम आगे एक न एक दिन जान ही जाओगे, लेकिन अभी तुम ध्यान लगाने की कोशिश करो, यही तुम्हारे लिए ठीक हो।
वीर के मन में कई सवाल थे, लेकिन वह प्रकाश अंकल की बात सुनकर उन सभी सवालों को किनारे करते हुए ध्यान लगाने के लिए अपने पैरों को मोड़ता है और वही जमीन पर ध्यान लगाने के लिए बैठ जाता है। प्रकाश अंकल भी कल की ही तरह है, वही पास में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वीर के शरीर के आसपास हवा की गति तेज होने लगती है और वह धीरे धीरे वीर के आसपास घूमने लगती। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा वीर के आसपास नाच रही हो। वीर के एक पड़े हवा में फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रकाश अंकल वीर को देखकर थोड़े खुश हो रहे थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वीर ने एलिमेंट को जगा लिया है और वीर जो एलिमेंट जगाया वो विंड एलिमेंट। लेकिन तभी प्रकाश अंकल ऐसा दिखते हैं जिससे उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। प्रकाश अंकल देखते हैं कि जहां भी वीर के आसपास विंड एलिमेंट घूम रहा था वही हम उसके साथ में कुछ स्पार्क्स होने लगे थे। वह स्पार्क्स लाइटनिंग एलिमेंट के थे, जो आधे पर्पल रंग में चमक रहे थे तो वही आधे सफेद रंग में। तकरीबन आधे घंटे बाद वीर अपनी आंखें खोलता है और वीर देखता है कि प्रकाश अंकल उसके सामने ही बैठे हुए उसे एकटक देखे जा रहे हैं। तब वीर प्रकाश अंकल से पूछता है, अंकल क्या हुआ? तब प्रकाश अंकल जवाब देते हुए कहते हैं, वीर बेटा, कंग्रेचुलेशंस, तुम तुम्हारी एलिमेंटल पावर्स को जगाने में सफल हो गए हो। तब वीर खुश होते हुए प्रकाश अंकल से पूछता है, तो अंकल जल्दी बताइए ना, मैंने कौन से एलिमेंट को जगाया है? फिर प्रकाश अंकल वीर को बताते हुए कहते हैं, विंड एलिमेंट और लाइटनिंग एलिमेंट। तब वीर खुश होते हुए बोलता है, क्या कहा आपने? विंड और लाइटनिंग, ये तो वही एलिमेंट्स है ना जो मेरे डैड ने पहली बार में जगाए थे। तब प्रकाश अंकल अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ वीर, ये वही एलिमेंट्स हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे लाइटनिंग एलिमेंट्स के स्पार्क्स में दो तरह के रंग क्यों है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए वीर की जादुई दुनिया, आपके अपने चैनल नॉवल ऑडियो सीरीज। एपिसोड 13 टेस्ट। वीर खुश होते हुए बोलता है, क्या कहा आपने? विंड और लाइटनिंग, ये तो वही एलिमेंट्स है ना जो मेरे डैड ने पहली बार में जगाए थे। तब प्रकाश अंकल अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ वीर, ये वही एलिमेंट्स है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे लाइटनिंग एलिमेंट्स के स्पार्क्स में दो तरह के रंग क्यों है। वीर प्रकाश अंकल से पूछता है, दो रंग? आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? तब प्रकाश अंकल जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पापा की लाइटनिंग का रंग पर्ल हुआ करता था और बहुत ही खतरनाक हुआ करती थी, लेकिन तुम्हारी लाइटनिंग में सफेद रंग भी है। वो सब छोड़ो, अब तुम्हें रोजाना ध्यान लगाकर तुम्हारे एलिमेंट्स पर कंट्रोल को और मजबूत करना होगा, तभी तुम म्यूटेंट जोन में सरवाइव कर पाओगे। अपनी बात में थोड़ा रुककर प्रकाश अंकल एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं। फिर वीर भी उनसे थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करता है और फिर वह वहां से अपने घर की तरफ निकल जाता। घर पहुंचकर वीर प्रकाश अंकल के बताए अनुसार मेडिटेट करने लगता। वीर जब अपने कमरे में ध्यान लगा रहा था तब एक बार फिर ध्यान लगाते वक्त उसके आसपास की हवा तेज हो जाती है और उसी हवा के साथ साथ लाइटनिंग के स्पार्क्स फिर से आवाज करने लगते हैं। उस वक्त वीर देखने में किसी भगवान की तरह लग रहा था जो कि शांति से वहां पर बैठे हुए हो। वीर को ध्यान लगाते हुए शाम हो जाती है और फिर वीर उठकर खाना खाकर फिर आराम करने के लिए चला जाता। अगले दिन सुबह वीर आराम से अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। फिर से उसके कमरे में अलार्म बजती, लेकिन अपनी आदत के अनुसार वीर पास ही पड़ा तकिया उठाता है और उस घड़ी पर जोर से देकर मारता है। तकिए के घड़ी से लगते हैं वह जमीन पर गिरकर टूट जाती है और अलार्म भी बंद हो जाता है। वीर फिर से करवट लेकर सो जाता। जब नाइज बजने वाले थे तब उसकी माँ वीर को उठाते हुए कहती है, वीर बेटा वीर, उठ जा, स्कूल नहीं जाना है क्या? आज भी लेट हो। तब वीर अपनी मां की बात सुनकर करवट बदलते हुए अपनी मां से कहता है, मां सोने दो ना, अभी तो 8 ही बजे हैं। वीर की बात सुनकर वीर की मां शारदा को समझ नहीं आता कि वह रिएक्ट कैसे करे। तब वह वीर से कहती है भगवान, इतना बड़ा हो गया है, अब तो सुधर जा, नहीं 9 बजने वाले हैं। इतना सुनते ही वीर की आंखें अचानक से बड़ी हो जाती है। क्या कहा? वीर चौंकते हुए बोलता है और अपने बेड से उठने लगता है। वीर की मां शारदा उसे जवाब देते हुए कहते हैं, 9 बजने वाले हैं और तुझे स्कूल नहीं जाना है क्या?
लेकिन अपनी मां की बात सुनने के लिए वीर वहां था ही नहीं। वीर तो पहले ही तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ भाग चुका था। वीर अपनी आदत के अनुसार 5 मिनट में तैयार होकर खाना खाने के लिए आ जाता। हमेशा की ही तरह उसकी बहन फिर वीर की रफ्तार को देखकर चौंक जाती है, लेकिन वीर भी उसे नजरअंदाज करते हुए खाना खाकर सीधा स्कूल के लिए निकल जाता। वीर को भी स्कूल गए हुए अब कई दिन हो गए थे। वीर अपने घर की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए प्रकाश अंकल के साथ म्यूटेड जोन की जानकारी लेते लेते इतना व्यस्त हो गया था कि वह तो स्कूल के बारे में भूल ही गया था कि उसे स्कूल भी जाना था। वीर जब स्कूल में पहुंचता है तो वह हर बार की ही तरह क्लास की आखिरी बेंच पर जाकर बैठ जाता। वीर की ही तरह उसके बचपन का दोस्त अनुराग भी उसके पास आकर बैठ जाता है और वीर से कहता है, क्या भाई, बड़े दिनों बाद दर्शन दे रहे हो। वीर को समझ नहीं आता कि अनुराग कहना क्या चाहता है, इसीलिए वह उससे पूछता है, अरे भाई, तू कहना क्या चाहता। तब अनुराग उसे जवाब देते हुए कहता है, इतने दिनों से कहा था, स्कूल क्यों नहीं आ रहा था? तुझे फोन किया तो तू फोन भी नहीं उठा रहा था। तब वीर उसे जवाब देते हुए कहता है, नहीं, बस कुछ काम था इसीलिए। अच्छा है कि तू आज आ गया, वरना शर्मा सर तो तुझे छोड़ते ही नहीं। आज उन्होंने मैथ का टेस्ट लेने के लिए बोला है। वीर टेस्ट का नाम सुनते खड़े होते हुए चिल्लाता है, क्या कहा टेस्ट? वीर को जवाब देते हुए अनुराग भी उससे कहता है, हाँ, आज शर्मा सर टेस्ट लेने वाले हैं। वीर क्लास में इतनी जोर से चिल्लाया था कि पूरी क्लास उसकी तरफ ही देखने लगी थी। तब वीर थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए बैठ जाता है और तुरंत मैथ्स की बुक निकालकर पढ़ी करने लगता है। तब अनुराग कहता है, रहने दे भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो हम दोनों का फेल होना पक्का है। वीर अनुराग की बात को बीच में काटते हुए कहता है, दोनों का नहीं, सिर्फ एक का ही फेल होना पक्का है। अनुराग वीर की तरफ अपने चेहरे पर अजीब से भाव लाते हुए पूछता है, दोनों का नहीं, सिर्फ एक का मतलब? तब वीर जवाब देते हुए कहता है, तू तेरा देख, मैं तो पास हो जाऊंगा हर बार की तरह। तब अनुराग कहता है, लेकिन कैसे? तुझे तो पता ही नहीं था कि टेस्ट कब है, और तू तो हर बार पता होते हुए भी फेल होते होते बचता है, वह भी सिर्फ कुछ नंबर से। वीर अनुराग से कहता है, तू बस देखता जा। दरअसल वीर को प्रकाश अंकल की कल की कही हुई बात याद आती है कि दुनिया तुम तभी देखती है जब तुम सफल हो जाते हो और तुम्हारी सफलता की सराहना भी करती है, लेकिन सफल होने के लिए तुम जो परिश्रम करते हो उसे कभी नहीं देखती। और वीर यही बात सोचकर अब से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के बारे में सोच रहा था, जैसा वह अपने पिता के जाने से पहले किया करता। इसीलिए वह अभी पढ़ रहा था। वीर का दिमाग वैसे तो बहुत तेज था, लेकिन वह जानबूझकर ही पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसे यह सब पसंद नहीं था। उसके पिता के जाने के बाद वह अकेला सा रहने लगा था, लेकिन अब वीर को पढ़ाई करने के कुछ कारण मिल गए थे, इसीलिए वह वही कर रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए वीर की जादुई दुनिया, आपके अपने चैनल नॉवल ऑडियो सीरीज पर। एपिसोड 14, सेक्शन चेन्स। वीर को प्रकाश अंकल की कल की कही हुई बात याद आ जाती है कि दुनिया तभी देखती है जब तुम सफल हो जाते हो और तुम्हारी सफलता की सराहना भी करती है, लेकिन सफल होने के लिए तुम जो परिश्रम करते हो उसे कभी नहीं देखती। और वीर यही बात सोचकर अब से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के बारे में सोच रहा था, जैसा वह अपने पिता के जाने से पहले किया करता था। इसीलिए वह अभी पढ़ रहा था। वीर का दिमाग वैसे तो बहुत तेज था, लेकिन वह जानबूझकर ही पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसे यह सब पसंद नहीं था। उसके पिता के जाने के बाद वह अकेला सा रहने लगा था, लेकिन अब वीर को पढ़ाई करने के कुछ कारण मिल गए थे, इसीलिए वह वही कर रहा था। वीर के बचपन का दोस्त अनुराग वीर को एक टक देखे जा रहा था। वीर ने कुछ ही देर में मैथ्स के लगभग सभी चैप्टर्स को खत्म कर दिया था। उसे यह सब करने में सिर्फ 20 मिनट लगे। अनुराग तो यह सब देखकर भौचक का सार है गया था। कुछ देर बाद मैथ के टीचर शर्मा सर के पीरियड की बेल लग जाती है और बस थोड़ी ही देर में शर्मा सर उनकी क्लास में आ जाते हैं। शर्मा सर के आते हैं सभी बच्चे जो मस्ती मजाक और चिल्ला चौंक कर रहे थे, वह भी चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। शर्मा सर सभी से कहते हैं, हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं टेस्ट लूंगा,
इसीलिए मुझे लगता है कि सभी अच्छे से तैयारी करके आए होंगे। ये टेस्ट तुम्हारी फाइनल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। अभी शर्मा सर कह ही रहे थे, तभी उनकी नजर वीर पर जाकर पड़ जाती है। वही लास्ट बेंच पर बैठा हुआ था और वीर को देखकर कहते हैं, वीर खड़े हो जाओ। वीर उनकी बात सुनकर खड़ा हो जाता है। तब शर्मा सर उससे पूछते हैं, पिछले 2-3 दिन से तुम कहां पर थे? वीरों ने जवाब देते हुए कहता है, मैं कुछ काम था। तभी शर्मा सर चिल्लाते हुए वीर से कहते हैं, पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी कुछ काम होता है क्या? तब वीर जवाब देते हुए कहता है, नहीं सर, वो ऐसी बात नहीं। तभी वीर को बीच में ही टोकते हुए शर्मा सर बोलते हैं, अगर इस बार तुम्हें टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो मैं प्रिंसिपल सर से कहकर तुम्हें दूसरे सेक्शन में डलवा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अकेले की वजह से पूरी क्लास का एवरेज ग्रेड खराब हो। शर्मा सर की बात सुनकर वीर अपना बस सर झुका लेता है, पर कुछ कहता नहीं है। फिर थोड़ी ही देर बाद टेस्ट शुरू होता है और सभी लिखना शुरू कर देते हैं। लगभग आधे घंटे बाद टेस्ट खत्म हो गया था। शर्मा सर भी क्लास से चले गए थे। तब वीर का दोस्त अनुराग वीर से पूछता है, हाँ भाई, कैसा गया टेस्ट? अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए वीर उससे कहता है, हाँ वैसे तो ठीक ही गया है। ये सुनकर अनुराग की आंखें बड़ी हो जाती है। क्या कहा? ठीक ही गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? तूने तो बस 30 मिनट ही पढ़ाई की थी। तब वीर अनुराग को जवाब देते हुए कहता है, चल छोड़ना, अब क्या करना है इन सब बातों से। वीर की बात सुनकर अनुराग भी उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालता है और वीर को जाने देता है। शाम को वीर जब घर पहुंचता है तब प्रकाश अंकल के बताए अनुसार वह अपने रूम में फिर से ध्यान लगाने के लिए बैठ जाता है। वीर को शुरुआत में बस यही करना था कि वह रोजाना नियमित रूप से ध्यान लगाता रहे ताकि वह अपने एलिमेंटल पावर को कंट्रोल कर सके। उसके बाद में डिफिकल्ट कंडीशंस में भी वह फोकस कर सके, ताकि जब वह खतरे में हो तब उसका ध्यान ना भटके और एलिमेंट को अच्छे से कंट्रोल कर सके। दरअसल जब कोई रोजाना नियमित रूप से ध्यान लगाता है तो वह किसी भी चीज पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाता है। इसीलिए प्रकाश अंकल ने वीर से कहा था कि वह रोजाना ध्यान लगाता रहे ताकि वह जब म्यूटेंट जोन के खतरों का सामना करे तब डर, घबराहट और जल्दबाजी में वह अपने एलिमेंट्स को ठीक से कंट्रोल कर सके। कई बार म्यूटेंट जोन में अच्छे से अच्छे और पावरफुल लोग भी डर और घबराहट के चक्कर में कई बार अपने एलिमेंट नहीं कर पाते थे और वह वहां पर एक साधारण इंसान की तरह ही रहते थे और उसका अंत बहुत ही भयानक होता था। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि फिर उनके साथ में क्या होता होगा। इसीलिए प्रकाश अंकल ने वीर को नियमित रूप से ध्यान लगाने के लिए कहा था और वीर भी अब रोजाना अपने कमरे में रात को ध्यान लगाया करता और रात को ही नहीं बल्कि जब भी उसे समय मिलता था तब वह ध्यान लगाने के लिए बैठ जाता था। अगले दिन वीर सुबह उठकर स्कूल के लिए निकल जाता। वीर आज थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि उसने कल जो टेस्ट दिया था अगर उसमें उसे कम मार्क्स आते हैं तो शर्मा सर उसे जरूर ही उनकी क्लास से निकालकर किसी और से सेक्शन में डाल देंगे ताकि उनकी क्लास का एवरेज ग्रेड वीर की वजह से कम ना हो। वीर ये नहीं चाहता था क्योंकि अभी वह एक एलिट क्लास में पढ़ रहा था और दूसरे सेक्शन की क्लासेस में जो बच्चे पढ़ते थे वह बहुत ही शरारती थे। वो पढ़ने में ध्यान नहीं देते थे और सिर्फ मस्ती मजाक ही किया कर। यहाँ तक कि उनमें जो टीचर्स पढ़ाते थे वह भी उनको ठीक से नहीं पढ़ा पाते। इसीलिए वीर उस क्लास में नहीं जाना चाहता था। जब भी किसी बच्चे को एलिट क्लास से निकालकर दूसरे सेक्शन में डाला जाता था तब वह उस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की बात हुआ करती थी। इसलिए वीर थोड़ा घबराया हुआ था और इसी घबराहट में थोड़ी देर में ही शर्मा सर के पीरियड की बेल लग जाती है। थोड़ी देर में जब शर्मा सर क्लास में आते हैं तब उनके हाथ में टेस्ट कॉपीज का एक बंडल और साथ में एक पेपर था जिसमें सभी के टेस्ट पेपर के रिजल्ट तैयार थे। तो क्या वीर टेस्ट में पास हो पाएगा और क्या वह एलिट क्लास में ही रहेगा और क्या होगा अगर वह टेस्ट में पास नहीं हो पाया और उसे दूसरे सेक्शंस में डाल दिया जाता है तो क्या वीर अपने एलिमेंट्स पर ठीक से कंट्रोल कर पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए वीर की जादुई दुनिया नारियान। एपिसोड 15 टॉपर। शर्मा सर के पीरियड की बेल लगती है और थोड़ी देर में जब शर्मा सर क्लास में आते हैं
तब उनके हाथ में टेस्ट कॉपीज का एक बंडल और साथ में एक पेपर था जिसमें सभी के टेस्ट पेपर के रिजल्ट तैयार थे। शर्मा सर को क्लास आते हुए देखकर सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। शर्मा सर को देखकर वैसे तो सभी बच्चों के दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन वे इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। शर्मा सर क्लास में आकर कहते हैं, तो बच्चों, तुम सभी ने कल के टेस्ट में मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा तो परफॉर्म किया है, बस कुछ लोगों को छोड़कर। यह सुनकर तो वीर के सर पर जैसे बिजली गिर गई थी। उसे डर था कि कहीं वह फेल ना हो जाए। लेकिन तभी शर्मा सर कहते हैं, वीर शर्मा सर की आवाज सुनकर अचानक से चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी शर्मा सर वीर से कहते हैं, वीर, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चे हो। तुमने सेकंड रैंक पाई है। वीर शर्मा सर की बात सुनकर अचानक से चौंक जाता है और उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आने लगते हैं। उसने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि वह पास भी हो पाएगा, लेकिन अब उसकी सेकंड रैंक लग चुकी थी। वीर का दोस्त अनुराग भी वीर को ऐसे देखा था जैसे उसके सामने कोई भगवान खड़े हो। अनुराग वीर को देखकर सोच रहा था कि वीर ने किसी टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा, तभी वह सेकंड रैंक ला पाया है। और अब अनुराग भी चाहता था कि वह भी इस टेक्निक को वीर से सीख सके ताकि वह भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। वैसे वह जानता था कि वीर पढ़ने में काफी अच्छा है और सिर्फ उसके पिता के जाने के बाद से ही वह पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा है। लेकिन अभी उसे भरोसा नहीं था कि वीर कभी अपनी पढ़ाई के लिए अब सीरियस भी हो पाएगा। इसीलिए अभी जब उसने शर्मा सर के मुंह से वीर के टेस्ट रिजल्ट सुने थे तो उसको भरोसा ही नहीं हो पा रहा। उसे ऐसा ही लग रहा था कि वीर ने जरूरी कोई टेक्निक या फिर कोई तो ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे वह एग्जाम में ज्यादा मार्क्स ला सकते। अनुराग को यह भरोसा था कि वीर कभी चीटिंग नहीं कर सकता। वीर एक सच्चा और ईमानदार लड़का था और वह कभी भी बुराई का साथ नहीं देता था और अनुराग को वीर की यही बात सबसे अच्छी लगती थी। यहाँ तक कि कई बार क्लास में वह चीटिंग करके ज्यादा मार्क्स भी ला सकता, लेकिन उसने मना कर दिया। वह कम मार्क्स ही सही, लेकिन ईमानदारी से लाए हुए मार्क्स पर ज्यादा भरोसा करता। अनुराग की नजरों में वीर से अच्छा लड़का पूरी क्लास में, क्या पूरे स्कूल में भी नहीं था। अनुराग और वीर दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त। यहाँ तक कि अनुराग के पिता प्रकाश सिंघानिया और वीर के पिता कार्तिक रंधावा दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते। वीर के मार्क्स सुनकर सभी बच्चे शौक हो गए थे, लेकिन शर्मा सर को भरोसा था कि वीर ने बिना चीटिंग ही ये मार्क्स लाए हैं, क्योंकि वह उसे बचपन से जानते थे। वह तो बस अपनी कंडीशन और अपनी हालात से मजबूर होकर वीर ठीक से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब उसका रिजल्ट देखकर शर्मा सर बहुत खुश थे। उन्हें वीर की कंडीशन का पता थी कि उसने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था और तब से ही वह किसी भी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि सब ठीक होने वाला है। स्कूल के बाद शाम को वीर स्कूल से घर पर अपने रूम में मेडिटेट करने के लिए बैठने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजने लगता। वीर जब अपने फोन की स्क्रीन पर देखता है तब वह पाता है कि फोन किसी और का नहीं बल्कि प्रकाश अंकल का था। पहले तो वह अपनी आदत के अनुसार अपना अजीब सा मुंह बना लेता है और फोन को काटने वाला था कि तभी उसे प्रकाश अंकल की पिछले दिनों की हुई मदद याद आ जाती है और वह फोन उठा लेता है। यह बात बताने की भी जरूरत नहीं है कि फिर क्या हुआ होगा। एक बार फिर से प्रकाश अंकल की राक्षसों की तरह हंसती हुई इमेज वीर के सामने आ जाती है और फिर हर बार की तरह ही वीर इस बार भी डर जाता है। आखिर वह था तो भी 30 से 14 साल का लड़का है। प्रकाश अंकल वीर से कहते हैं, वीर, तुम्हारी मेडिटेशन की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? तब वीरो प्रकाश अंकल को जवाब देते हुए कहता है, अभी तो ठीक ही चल रही है अंकल। तब प्रकाश अंकल वीर से कहते हैं, तो अब क्या तुम अपने एलिमेंट्स पर फोकस कर पाते? तब वीर जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मैं अभी थोड़ा थोड़ा ही कर पाता हूँ। प्रकाश अंकल वीर से कहते हैं, ठीक है, तो फिर कल सुबह जल्दी से 7 बजे मेरी लैब पर आकर मिलो। वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर उनसे कहता है, कल सुबह 7 बजे और आपकी लैब? कहते हैं, हाँ, मेरी लैब पर। वीर उनसे पूछता है, लेकिन क्यों अंकल? प्रकाश अंकल उससे कहते हैं, जो तुम अभी मेडिटेट कर रहे हो अब से प्रैक्टिकल करने का वक्त आ गया है।
वीर को कुछ समझ नहीं आता और वह उनसे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी प्रकाश अंकल फोन काट देते। वीर उनकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन वह मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है। और फिर अगली सुबह वीर 7 बजे ही वीर किसी तरह से उठकर जल्दी से भागता हुआ प्रकाश अंकल की लैब पर पहुंच जाता है। प्रकाश अंकल वीर को देखते हुए उससे कहते हैं, क्या बात है वीर, तुम तो टाइम के एकदम पक्के निकले। तब वीर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए प्रकाश अंकल से कहता है, मुझे तो आना ही था, लेकिन आपने मुझे यहां पर क्यों बुलाया है? प्रकाश अंकल वीर को जवाब देते हुए कहते हैं, वीर मेरे पीछे आओ, मैं बताता हूं। वीर भी प्रकाश अंकल की बात सुनकर उनके पीछे पीछे चल देता है। प्रकाश अंकल वीर को एक बड़े से हॉल में लेकर आते हैं। वह दिखने में किसी ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह था, जहां पर कुछ जगह पर दरार पड़ चुकी थी तो कुछ जगह एकदम ठीक थी। वीर को समझ नहीं आता कि प्रकाश अंकल का इस तरह की जगह पर लाने का क्या मतलब है। आखिर प्रकाश अंकल ने वीर को वहां पर क्यों बुलाया है, और वह विशाल हॉल कौन सी जगह थी? क्या होगा जब वीर म्यूटेंट जोन में खतरों का सामना करेगा? क्या वह वहां पर सरवाइव कर पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। वीर की जादुई दुनिया आपके अपने चैनल नॉवल ऑडियो सीरीज पर। हे गाइस, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने और जल्दी वीडियो अपलोड करने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। धन्यवाद।